हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो हम जियोग्राफी की क्लास में आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे, जिसमें से हमने क्लास लगभग 8 क्लास तक समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ। तो ये हस्तलिखित नोट्स की एनालिसिस है। वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, जिससे कि आपको रिवीजन हो और आपको तैयार हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ब्राइट बुद्धि में @ब्राइट बुद्धि में जा कर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ भी वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, उसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए आज शुरू करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। ये विभिन्न एग्जामों में भारत के भूगोल से संबंधित सारे टॉपिक्स यहाँ से क्लियर करा जा रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और अपनी पढ़ाई को अच्छी दिशा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार, इसको हम मध्यवर्ती पहाड़ियों और पठार में इसको 2 भागों में विभाजित किए थे। अर्थात हम सब यहाँ तक सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे और इसे पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को हम पठारों का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मेवाड़ पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्र पठार और छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य का पठार भी इसी के अंतर्गत आता है। तो मेवाड़ पठार, आइए एक एक पठारों के बारे में, एक एक पठारों की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। ये अरावली पर्वत यो मालवा पठार को अलग करने वाली संरचना है। मेवाड़ का जो पठार है, ये अरावली पर्वत एवं मालवा पठार को अलग करने वाली संरचना है। इसका जो विस्तार है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। अरावली से निकलने वाली बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, जो इसी पठार की महत्वपूर्ण नदी है। बनास नदी जो है ये मेवाड़ पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो यहीं से निकलती है। अरावली से निकलने वाली बनास नदी इसी पठार की महत्वपूर्ण नदी है और बनास नदी चंबल की सहायक नदी भी है। मालवा पठार, अरावली एवं विंध्याचल को अलग करने वाली संरचना होती है। मालवा पठार जो है ये अरावली एवं विंध्याचल को अलग करने वाली संरचना होती। यह पठार बेसाल चट्टानों से निर्मित है। चंबल नदी इस पठार की महत्वपूर्ण नदी है और चंबल नदी बुंदेलखंड पठार को बिहड़ भूमि में बदल दी है। और बुंदेलखंड पठार का जो विस्तार है ये यूपी और मध्य प्रदेश में है। तो मालवे के पठार के बारे में हमने इसमें ये जाना कि मानचित्रों में हम देख सकते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अरावली पर्वत का विस्तार और यहीं पे विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। इन अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में ये मालवा का पठार है और मेवाड़ का पठार भी आप यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं। और अरावली और मेवाड़ के पठार में अरावली से निकलने वाली बनास नदी जो है ये इस पठार की महत्वपूर्ण नदियां ही हैं। मालवे का पठार का विस्तार की बात करें तो ये अरावली एवं विंध्याचल के बीच में मालवे के पठार का विस्तार देखने को मिलता है। दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार है इसके निर्माण दरारी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, जो अरब सागरीय प्लेट व प्रायद्वीपीय प्लेट के घर्षण से हुआ है। प्रायद्वीपीय प्लेट के घर्षण से हुआ। दक्कन पठार का निर्माण दरारी ज्वालामुखी उद्गार से अरब सागरीय प्लेट व प्रायद्वीपीय प्लेट के घर्षण से हुआ है। इनका निर्माण भी बेसाल चट्टानों से हुआ। इसके प्रमुख तीन भाग हैं। अर्थात दक्कन के पठार के प्रमुख 3 भाग हैं, जैसे महाराष्ट्र का पठार या हम दक्कन ट्रेप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आंध्रा पठार, तीसरा है कर्नाटक पठार। बेसाल की चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि बेसाल
बेसाल चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन के कारण काली मृदा का निर्माण होता है। अर्थात जब बेसाल चट्टानों का अपक्षय एवं अपरदन के कारण यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और कपास के लिए ये प्रसिद्ध है। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से ये काली मिट्टी का निर्माण होता, जिससे ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दक्कन का जो पठार है, जिसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी उद्गार से अरब सागरीय प्लेट व प्रायद्वीपीय प्लेट के घर्षण से हुआ है। आप इसका मानचित्र में इसका विस्तार भी देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप है जिसका विस्तार बात किया जाए महाराष्ट्र बेसाल चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है महाराष्ट्र में हुआ, बेसाल चट्टानों से भी इसका निर्माण होता है। इस पठार में काली मृदा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी इस पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो गोदावरी जो है ये दक्कन ट्रैप की महत्वपूर्ण नदियों में एक है। जहरवा का मतलब महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इस पठार में अजंता पहाड़ी, हरिचंद पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी एवं सतमाला पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अर्थात दक्कन के ट्रैप में अजंता की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, बालाघाट पहाड़ी, सतमाला पहाड़ियाँ आदि पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आप इसे मानचित्र में भी देख सकते हैं कि बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और यूपी में है। राजस्थान में हड़ौती पठार है जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बुंदेलखंड का पठार और मध्य प्रदेश में ग्वालियर पठार और मालवा का पठार का विस्तार भी ये है मालवे के पठार में निम्न पठारों का विस्तार। आंध्रा पठार जो है इस आंध्रा पठार की बात किया जाए, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार देखने को मिलता है। सीमांध्र क्षेत्र या पूर्वी तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसे हम तेलंगाना पठार के नाम से भी जानते हैं। इसी भाग में पुलिकट एवं कुलेरू झीलें पाई जाती हैं, जो मीठे डेल्टाई झील कहा जाता, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक पठार के पश्चिमी घाट के सहारे संलग्न पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों को मलनाड कहते हैं। मलनाड में वराही नदी इसी पठार में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है। वो जलप्रपात जो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है जलप्रपात बनाता, जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। मैसूर का पठार आप यहाँ पे मानचित्र में भी आप देख सकते हैं, जिसको बांटा गया। ये अरब सागर वराही नदी मलनाड है। यहाँ पे वराही नदी ऐसे बहती, यहाँ पर बहती हुई दिखाई गई है, कुछ ऐसे करके। यहाँ पे यहीं पे मलनाड अर्थात अरब सागर वराही नदी या मलनाड कहा जाता है। मलनाड किसे कहते हैं? कर्नाटक पठार के जो पश्चिमी क्षेत्र घाट के सहारे संलग्न पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों को मलनाड कहा जाता है। कुन्हेमुख एवं बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ इसी पठार का हिस्सा है। कुद्रेमुख एवं बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियाँ इसी पठार का प्रमुख हिस्सा है। वराही नदी जो कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण करता है, जहाँ पे ये कर्नाटक में है। वराही नदी से कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण होता, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में शरावती नदी जैसे मलनाड में जोग या गोर सप्पा, राजा रानी, महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात या हम जिसे गोरसप्पा अथवा राजा रानी या अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जिसका विस्तार बात किया जाए ये भी कर्नाटक में है। तो दक्कन ट्रैप का विस्तार आप यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्रों में, जो आंध्रा पठार यहाँ पर और कर्नाटक का पठार एकदम लास्ट में है, इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार
छोटे नागपुर का पठार जो बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा ये विस्तृत क्षेत्र हैं। छोटे नागपुर का जो विस्तार की बात किया जाए तो इसका विस्तार बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में इसका विस्तार देखने को मिलता है। सीएनपी के बीचों भी दामोदर नदी अपने भ्रंश में बहती है और सीएनपी को दो भागों में बांटती है। छोटा नागपुर के बीचों बीच दामोदर नदी अपने भ्रंश में बहती है और छोटा नागपुर को दो भागों में बांटती है। पहला भाग है उत्तरी दिशा में पठार, जिसे हम हजारीबाग पठार भी कहते हैं, और दूसरा दक्षिण दिशा में पठार जो रांची पठार के नाम से जानी जाती है। अर्थात हम छोटा नागपुर को दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी दिशा में पठार और दक्षिणी दिशा में पठार। उत्तरी दिशा को हम हजारीबाग पठार कहते हैं और दक्षिणी दिशा को हम रांची पठार के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी घाटी में बिटुमिनस कोयला का भंडार पाया जाता है, इसीलिए इसके घाटी को रूर प्रदेश कहते हैं। तो दामोदर नदी घाटी में बिटुमिनस कोयला का भंडार पाया जाता, इसीलिए इसके घाटी को रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं। तो सीएनपी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है। पोर्टलैंड या पाटभूमि या स्थलाकृतियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटे नागपुर में उच्च स्थलाकृतियाँ या द्वीपीय रूपीय स्थलाकृतियों को पाटभूमि स्थलाकृति कहते हैं। सीएनपी में उच्च स्थलाकृतियाँ या द्वीपीय रूपीय स्थलाकृतियों को पाटभूमि स्थलाकृतियाँ कहते हैं। रांची पठार में स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती हैं। रांची पठार में स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती हैं और स्वर्ण रेखा नदी के रेत में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी को स्वर्ण क्यों कहा जाता? क्योंकि इस नदी के रेत में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, जिसे प्लेसर भंडार कहा जाता है। जब स्वर्ण चट्टानों से प्राप्त हो तो धातु रेखा भंडार कहते हैं। सोन प्लस सिंधु नदियों में, मतलब कि इसके अलावा अगर बात किया जाए स्वर्ण रेखा में सोना, तो सोन नदी और सिंधु नदी में भी सोने के कुछ मात्रा पाई जाती है। तो आप यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी देख सकते हैं जो हजारीबाग पठार में है। फिर रांची पठार, स्वर्ण रेखा नदी यहीं से बहती हुई आपको दिखाया गया है कि सोन नदी कहाँ पे, ये रांची पठार में बहती है। फिर दामोदर नदी घाटी भी यहीं पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार देख सकते हैं। छोटे नागपुर में हजारीबाग पठार, दामोदर नदी घाट इसी में बहती है। स्वर्ण रेखा नदी का भी छोटे नागपुर में बहता है। रांची का पठार भी इसी छोटे नागपुर के पठार में इसका विस्तार है। और जो छोटा नागपुर है ये हजारीबाग और रांची बाग के बीच में एक बीचों-बीच भ्रंश घाटी का निर्माण भी करता है। दंडकारण्य पठार, जिसका विस्तार किया देखा जाए तो इसका विस्तार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। कहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है? तो इसका विस्तार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में अत्यंत ऊबड़ खाबड़ अनउपजाऊ भूमि के रूप में है, मतलब इन क्षेत्रों में अत्यंत ऊबड़ खाबड़ अनउपजाऊ भूमि के रूप में है, खनिज संसाधनों से संपन्न है। और इसी पठार में इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती हैं। इसी पठार में अर्थात दंडकारण्य पठार में इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती हैं। मिनी नियाग्रा, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित नियाग्रा जलप्रपात जैसी स्थलाकृतियों के कारण दंडकारण्य पठार का विस्तार आप देख सकते हैं। इसका मानचित्र में कहाँ पर दिखाया गया है? इंद्रावती नदी यहीं पर ये बहती है। इंद्रावती नदी जो गोदावरी की सहायक नदियों में आती है। मेघालय पठार, ये गारो खासी जयंतिया एवं
मिकीर पहाड़ियों के मिलने से बना है। इसी को हम शिलांग पठार भी कहते हैं। शिलांग पठार जो है ये मेघालय के पठार को कहा जाता है और ये गारो, खासी, जयंतिया एवं मिकीर पहाड़ियों के मिलने से बना है। कौन सा पठार? मेघालय पठार या शिलांग का पठार। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रिक जो है ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटियों में इसकी गिनती की जाती है। और इसी में गारो, खासी, जयंतिया और जो मिकीर है ये मेघालय के पठार से मिल करके बना होता। मेघालय पठार जो है गारो, खासी, जयंतिया और मिकीर से मिलकर के बना होता है। और मेघालय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है ये नोक्रेक चोटी सबसे ऊंची चोटी में गिनी जाती। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। मिनी तिब्बत किसे कहते हैं? तो लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत कहा जाता है। इस पठार में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। पूरे भारत में केवल यही पाया जाता। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है पूरे भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये लद्दाख के पठार में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है ये। अब हम यहाँ से जानेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। हम यहाँ से आज पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं भारत की नदियाँ। अफवाह तंत्र के आधार पर भारत की नदियों को निम्न भागों में बांटा गया है। अफवाह तंत्र के आधार पर नदियों का भारतीय नदियों का अफवाह तंत्र के आधार पर 3 भाग में बांट दिया गया। उत्पत्ति के आधार पर, अफवाह क्षेत्र के आधार पर और तीसरा है जल निक्षेपण के आधार पर। हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया, जिसे हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अफवाह क्षेत्र के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया गया। बड़ी नदी द्रोणी या मध्य नदी द्रोणी और तीसरा है छोटी नदी द्रोणी। बड़ी नदी द्रोणी जो है ये 20,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और मध्य नदी ये 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर और छोटी नदी है जो 2000 प्रति वर्ग किलोमीटर कम। और जल निक्षेपण के आधार पर अरब सागर की ओर गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदी अर्थात जल निक्षेपण के आधार पर नदियों को 2 भाग में बांट दिया गया। पहला है अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां। अब हम एक एक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर नदियों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर नदियों के विभाजन को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्पत्ति के आधार पर नदियों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती हैं। जल का स्रोत ग्लेशियर, हिमनद, वर्षा का जल ये जल का स्रोत है। अर्थात हिमालयी नदियों का जो जल का स्रोत है ये कहाँ से आता है? तो ये ग्लेशियर, हिमनद और वर्षा का जल जो है ये हिमालयी नदियों का जल का स्रोत है। और हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती हैं अर्थात इसमें हमेशा जल भरा रहता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जल का स्रोत जो है वर्षा जल होता है और प्रायद्वीपीय नदियाँ सदाबहार नहीं होती। लेकिन अपवाद स्वरूप कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदाबहार रहती है। कावेरी नदी ऊपरी अफवाह क्षेत्र और निचली अफवाह क्षेत्र, मतलब कावेरी नदी को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक ऊपरी अफवाह तंत्र और दूसरा निचली अफवाह तंत्र। ऊपरी अफवाह तंत्र जो ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिमी मानसून से जल प्राप्त करता है। ऊपरी अफवाह क्षेत्र जो होता है ग्रीष्म काल में बात किया जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जल प्राप्त करता है। और निचली अफवाह क्षेत्र शीतकाल में होता जो उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। आप यहाँ पे मानचित्र में भी इसको देख सकते हैं कि इसका जो विस्तार है
ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे निचली अफवाह क्षेत्र है और ऊपरी पर अफवाह क्षेत्र को भी यहाँ पे दिखाया गया। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्मकाल मानसून है, इसकी ये हवाएं दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर कर चलती हैं, और फिर इस एक हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून जो है इस शीतकालीन मानसून कहलाती है। हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र को 3 भाग में बांट सकते, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम सिंध नदी है, सिंध। इन नदियों को पंचनद भी कहा जाता है। पंजाब में इन नदियों को पंचनद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। इसका जो पुराना या प्राचीन नाम झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है, चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी, रावी नदी का परुशड़ी, ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा और सतलज नदी का नाम सुनोदु नदी है। हम इसको याद कर सकते हैं ट्रिक वाइज। बाप बस से मतलब ये बात किया जाएगा बाप बस, जैसे कि पंच नदियों के नाम आपको याद रखना है और इसके प्राचीन नाम होगा बाप बस। बाप से आता है झेलम, बी से वितस्ता, आ से अस्कनी, पी से परुशड़ी, वी से विपाशा और सुनद्री से यश। सिंधु नदी या सिंधु तिब्बत में पोखर और यू ग्लेशियर मानसरोवर के समीप है। झेलम जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है। चिनाब हिमाचल प्रदेश बाड़ालासला दर्रा के पास, रावी हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा और ब्यास हिमाचल प्रदेश ब्यास कुंड में, और सतलज तिब्बत में जो राक्षस ताल। ट्रांस हिमालयी नदियों की बात यहाँ पर की गई। ट्रांस हिमालय नदियों के अंतर्गत इसमें 3 नदियाँ आती हैं, सिंध नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। मतलब कि ट्रांस हिमालय नदियों के अंतर्गत 3 नदियाँ आती हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आप यहाँ पे नदियों के विस्तार को देख सकते हैं, जो राकस ताल यहाँ से होते हुए सतलज नदी आ जाता है, सिंधु नदी और ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय है। यहीं से इन नदियों का ट्रांस हिमालय नदियाँ हैं, जिसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आती हैं। आगे हम सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात किया जाए 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो 1114 किलोमीटर है, अर्थात 1114 किलोमीटर। लेकिन सिंधु नदी की पूरी लंबाई की बात किया जाए तो इसे 2880 किलोमीटर अर्थात 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर। ये ट्रांस हिमालयी नदियाँ हैं। ये भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती हैं और भारत के चिल्लौस नामक से निकल करके पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो ये भारत के चिल्लौस नामक या नगर से निकल करके पाकिस्तान में चली जाती हैं। भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती हैं और भारत के ये भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती हैं और भारत के चिल्लौस नामक स्थान से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती। ये बुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती हैं। मतलब ये बुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती हैं, जो महाराष्ट्र में है। सिंधु लद्दाख व जास्कर के बीच से होकर के बहता है। सिंधु नदी जो है ये लद्दाख जास्कर के बीच से होकर के बहती है। लेह सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। लेह जो है इस सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। परियोजनाएं। नियो बजागो परियोजना ये भारत पाक के बीच विवादित परियोजनाएं हैं। नियो बजागो परियोजना जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित परियोजना है। सिंधु की सहायक नदी। सिंधु नदी ये जैसे यह सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं?
तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियों के अंतर्गत आता है गोमल नदी, काबुल नदी, गिलगित नदी, सिगार नदी, हुजा नदी और नूशा नदी, शोग नदी। ये गलवान घाटी यहीं पर इसका विस्तार है। आप यहाँ पे ट्रांस नॉर्वे भी देख सकते हैं। तो ये जो हैं ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ आती हैं। आइए दूसरा पढ़ेंगे झेलम नदी। ये जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी का निर्माण करती हैं एवं सबसे बड़ा मीठे पानी की झील का निर्माण भी करती हैं, जिसे हम उलर झील के नाम से जानते हैं। मीठे पानी की जो झील है वो उलर झील है। उलर झील की पानी मीठा होता है। झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी का निर्माण करती हैं। अभी हमने ऊपर ये देखा था कि दमचोक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिल्लौस भी देख सकते। दमचोक ये सिंधु नदी है जिसका जो पाकिस्तान में गिर जाती हैं। शिपकला दर्रा और हरिकेश बैराज जो इंदिरा नहर पर बना है, हरिकेश बैराज। फिर रॉकस ताल का भी विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है। कराची बंदरगाह और कांडला बंदरगाह आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैनियन अर्थात ये गाज का निर्माण, ऐसे ही गाज का निर्माण कुछ गहरी घाटी के तौर पे किया जाता, जिसे हम गाज के रूप में जानते हैं। झेलम नदी और गोखुर झील, और जिसे गोखुर झीलें हैं, उलर झील को हम गोखुर झील कहते हैं, जो शेषनाग झील से निकलती हैं और एक गोखुर झील का निर्माण करती हैं। जहरवा का मतलब यह है कि इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है कि अनंतनाग से बारामूला तक ये नौकागम नदी के रूप में होती हैं और बारामूला है ये जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग से बारामूला तक यह नौकागम नदी के रूप में होता है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बसाया था। ये नदी भारत पाक सीमा भी बनाती है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा है। इसकी सहायक नदियों में किशनगंगा है और इस नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। झेलम नदी की प्रमुख परियोजना, तो झेलम नदी की प्रमुख परियोजना की बात किया जाए, इसकी प्रमुख परियोजना है तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। विवादित परियोजना जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित परियोजना है और झेलम नदी पे दो ही परियोजना है, एक तुलबुल परियोजना और एक है उरी परियोजना। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा परियोजना, ये झेलम नदी की सहायक नदियाँ हैं। चिनाब नदी जिसका उद्गम की बात किया जाए, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचला दर्रा से होता है। बाड़ा लाचला दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है अफवाह तंत्र के आधार पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है अफवाह तंत्र के आधार पर। चंद्रभागा ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में मिलकर के चिनाब नदी बनाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चंद्र और यहाँ पर भागा, और ये लाहौल स्पीति जिला एमपी है, जहाँ पर ये मिलकर के एक चिनाब नदी बनाती हैं। रावी नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है। रावी नदी जो है ये सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है। रावी नदी सिंधु नदी की एकमात्र नदी है, जिसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड नामक स्थान से होता है और भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी से मिल जाती हैं। तो रावी नदी का जो उद्गम की बात किया जाए, जिसका उद्गम भारत में हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड नामक स्थान पर होता है और भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी में मिल जाती हैं। तो रावी नदी भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी में जाकर के मिल जाती हैं। यहीं हरी के बैराज सतलज नदी व ब्यास का पानी इंदिरा नहर के रूप में इसी बैराज से निकाला गया है।
तो हरिके बैराज से सतलज व ब्यास नदी का पानी इसी नहर से निकाला या इसी नहर के रूप में निकाला गया। यह नदी धौलाधार श्रेणी को काट करके कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण करती हैं, अर्थात रावी नदी जो है ये धौलाधार श्रेणी को काट करके कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण करती हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप एक गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप एक गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। सतलज नदी जो है इसका उद्गम कैलाश मानसरोवर के समीप राकस ताल से होता है। सतलज नदी का जो निर्माण या इसका उद्गम कैलाश मानसरोवर के समीप राकस ताल से होता है। यह नदी सिपकला दर्रा से भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी सिपकला दर्रा से भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएं: सिंधु नीमो बजाओ परियोजना, झेलम में तुलबुल परियोजना, चिनाब में उरी परियोजना और चिनाब में दुहस्ती परियोजनाएं हैं। मतलब कि सिंधु नदी की परियोजनाएं, सिंधु नदी की प्रमुख परियोजना नीमो बजाओ परियोजना, झेलम की 2 परियोजनाएं आती हैं, उत्तरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। चिनाब की प्रमुख परियोजनाएं दुहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना है। भारत पाक विवादित परियोजनाएं हैं। ये सभी जो हैं ये भारत और पाकिस्तान के विवादित परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। हिमाचल प्रदेश, रावी नदी जो चमोरा बांध पर है, रावी नदी पर चिमोरा बांध है। हिमाचल प्रदेश, रावी नदी पर चिमोरा बांध, ब्यास नदी पर योंग बांध और पठडोह बांध भी ब्यास नदी पर है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध और नाथपा झाखरी बांध ये सतलज नदी पर है। अगर बात किया जाएगा भाखड़ा बांध किस नदी पर है तो सतलज नदी पर, नाम था झाखरी बांध जो है ये भी सतलज नदी पर है। पंजाब, रावी नदी तीन बांध महाराणा रणजीत सिंह बांध, सतलज नदी नागढ़ बांध। इस बांध के पीछे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे हम गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। तीसरा है ब्यास प्लस सतलज नदी के मिलन बिंदु पर हरिके बैराज का निर्माण हुआ। ब्यास और सतलज नदी के मिलन बिंदु पर हरिके बैराज बनता है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत झील है। तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो झील है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहन नदी पर रिहन बांध के पीछे बना है, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में। तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहन नदी पर रिहन बांध के पीछे बना हुआ है, जो सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी तंत्र, भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र कहलाती है, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 10 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी तंत्र है और भारत की दूसरी लंबी नदी गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र जो है ये 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, गंगा नदी 2525 किलोमीटर और गोदावरी 1465 किलोमीटर है। अफवाह तंत्र के आधार पर नदी द्रोणियाँ जैसे कि गंगा नदी, सिंधु नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी है। वर्ष 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। वर्ष 2017 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे जीवित मानव या जीवित संस्था के रूप में घोषित किया गया है। भगीरथी, अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग पर मिलती हैं, जहाँ से इन दोनों नदियों को गंगा के नाम से जानते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग पर मिलती हैं, जहाँ से इन दोनों नदियों को गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी में गंगे डॉल्फिन की घटती संख्या इस गंगा के दूषित होने का संकेत देती हैं।
गंगा नदी में गंगे डॉल्फिन की घटती संख्या है, इस गंगा के दूषित होने का संकेत करती हैं। भागलपुर बिहार विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य जो है ये गंगे डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर जो बिहार है ये विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य है जो गंगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जो पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन की अधिकता है और सुंदरवन डेल्टा का विस्तार जो है ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। इन वनों में अनूप वनस्पतियाँ सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होती है। पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है अमेजन को, अर्थात कार्बन को सिंक करने का कार्य होता है। वनों में अनूप वनस्पतियाँ सुंदरी नामक या सुंदर डेल्टा। मेघना नदी बांग्लादेश आप देख सकते हैं, बांग्लादेश है। गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र, जमुना मणिपुर में बराक नदी का विस्तार हो देखने को मिलता है। गंगा नदी तंत्र, आइए हम समझेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। गंगा, पहली बात तो हम ये सोचेंगे गंगा का विस्तार है देवप्रयाग, भागीरथी जो वेस्ट बंगाल में, पद्मा नदी बांग्लादेश और फरक्का बैराज जो वेस्ट बंगाल में है। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार के पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। जो गंगा नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार के पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी में पश्चिमी बंगाल में फरक्का बैराज से 2 वितरकाओं में वो बट जाती हैं। गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में फरक्का बैराज से 2 वितरकाओं में विभाजित हो जाती हैं। जो पहला है भागीरथी नदी जो पश्चिमी बंगाल में और दूसरा है हुगली नदी जो पश्चिमी बंगाल में है। अर्थात ये दोनों नदी जो है ये पश्चिमी बंगाल में हैं। गंगा नदी बंगाल में फरक्का बैराज से 2 वितरकाओं में बट जाती हैं जो भागीरथी और हुगली नदी के नाम से जानी जाती। भागीरथी एवं अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आपस में मिल करके गंगा नदी का रूप ले लेती हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आपस में मिल करके गंगा नदी का रूप ले लेती। पंचप्रयाग, विष्णु प्रयाग, जो विष्णु प्रयाग कब कहेंगे जब अलकनंदा और धवलागिरी आपस में मिलेंगे तो हम उसे विष्णु प्रयाग कहेंगे। नंद प्रयाग ये अलकनंदा और अलकनंदा प्लस नंदाकिनी के जहाँ पर मिलती हैं वहाँ नंद प्रयाग का निर्माण होता है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी, रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी और देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी। अनेक प्रयोगों में अलकनंदा को ही गंगा कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं मानचित्रों में कि यहाँ पर नदियों का जो विस्तार है दिखाया गया है। यहीं से आप सब देख सकते हैं कि जब विष्णु प्रयाग जब धवलागिरी अलकनंदा से मिलेंगी तो विष्णु प्रयाग का निर्माण, और जब मंदाकिनी नंदाकिनी में मिलेंगी, जब मंदाकिनी जो है जब अलकनंदा जब मंदाकिनी अलकनंदा से मिलेगी तो नंद प्रयाग का निर्माण करेगी। ऐसे पिंडार जब अलकनंदा से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करेगा। ऐसे ही यहाँ से मंदाकिनी रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। कब? जब रुद्र प्रयाग अथवा देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ
तो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियों के अंतर्गत यमुना, टोंस, तमसा, कर्मनासा, सोन या पुनपुन नदियां हैं। ये गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गंगा का जो विस्तार है जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं, उत्तराखंड से निकलती हैं और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहीं पर अगर हम बाएं और दाएं में बांटा गया है तो बाएं तट पे बात किया जाए कि रामगंगा है ना, और ये मैदानी क्षेत्र है। फिर घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा जो है पंजाब में जाकर के मिलती हैं, अर्थात रामगंगा कन्नौज में मिलती हैं। रामगंगा गंगा से कन्नौज में मिलती हैं। वही मैदानी क्षेत्र जो है गाजीपुर है। घाघरा जो है गंगा नदी से छपरा में जाके मिलती। गंडक नदी गंगा से सोनपुर में। बागमती गंगा से कहाँ पर मिलती हैं, ऐसे ही कोसी नदी जो कुरुक्षेत्र में मिलती हैं और महानंदा पश्चिमी बंगाल में जाके मिलती हैं। बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियों में आता है चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा, केन नदी, टोंस तमसा नदी, कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम, इनका जो है प्रायद्वीपीय पठार से इसका उद्गम देखने को मिलता है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां रामगंगा। अब हम एक एक नदियों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां जैसे कि रामगंगा है, ये गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं कि गंगा की पहली हिमालयी नदी है रामगंगा। रामगंगा जो है गंगा की पहली हिमालयी नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड के काशी जिला से निकल करके उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। अर्थात रामगंगा का जो उद्गम की बात किया जाएगा तो रामगंगा की उद्गम उत्तराखंड के काशी जिला से निकल करके उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। बरेली, बदायूं, मुरादाबाद जैसे शहर इसी के तट पर स्थित हैं। तो बरेली, बदायूं, मुरादाबाद ये रामगंगा के नदी के तट पर स्थित हैं। रामगंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बगल से निकलती है जिसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। रामगंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बगल से निकलती है, इसीलिए जिम कॉर्बेट को नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कर दिया गया था। गोमती नदी तंत्र या गोमती नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली मात्र एक मैदानी नदी है, जबकि सभी नदियां हिमालयी नदी हैं, अर्थात हिमालयी नदी हैं। अगर मैदानी नदियों की बात किया जाए तो गंगा की हिमालयी नदी या गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली हिमालयी नदी वो मैदानी नदी में गोमती नदी आता है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में स्थित फुलहर झील से निकल करके गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। अर्थात जो गोमती नदी है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में स्थित फुलहर झील से निकल करके गाजीपुर में मिल जाती है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। घाघरा नदी जिसका उद्गम मामचा चुंग ग्लेशियर अर्थात कैलाश पर्वत है, ये नदी बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। ये नदी बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसे सरयू नदी भी कहा जाता है जो अयोध्या में है, जिसे सरयू नदी भी कहते हैं जहां अयोध्या में है। इसकी सहायक नदियां काली नदी व राप्ती नदी इसकी सहायक नदियां हैं जो गोरखपुर में देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे काली नदी। काली नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड के मिलाप ग्लेशियर से। काली नदी जिसका उद्गम उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से
होता है। ये नदी भारत के उत्तराखंड एवं नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच के सीमा का निर्धारण करती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के मिलाप ग्लेशियर से होता है। इसे हम चौका या करनैली नदी भी कहते हैं। हम काली नदी को चौका या करनैली नदी के नाम से जानते हैं। काली पानी लिपुलेख विवाद नेपाल व भारत के बीच है। काली पानी या काला पानी लिपुलेख विवाद नेपाल व भारत के बीच है। और टनकपुर परियोजना संयुक्त परियोजना है जो भारत व नेपाल के बीच है। टनकपुर परियोजना भारत और नेपाल के बीच है। ये संयुक्त परियोजना भारत नेपाल की है। गंडक नदी उद्गम अगर बात किया जाए, गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से निकल करके बिहार के सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम ये नेपाल से है जो हिमालय से निकल करके बिहार के सोनपुर में गंगा से मिल जाती। इसे नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। हम गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। बागमती नदी ये नेपाल हिमालय से निकल करके कोसी नदी में मिल जाती हैं। बागमती नदी ये नेपाल हिमालय से निकल करके कोसी नदी में मिल जाती हैं। ये नेपाल में महाभारत श्रेणी या मध्य निम्न लघु हिमालय काठमांडू घाटी का निर्माण करती हैं। बागमती नदी जो है ये बागमती नदी ये नेपाल हिमालय से निकल कोसी नदी में मिल जाती हैं और ये नेपाल में महाभारत श्रेणी काठमांडू घाटी का निर्माण करती हैं। भारत बिहार व नेपाल में बागमती नदी बहती है। कोसी नदी जिसका उद्गम की बात किया जाए ये गोसाई धाम। कोसी नदी का उद्गम गोसाई धाम ग्लेशियर सतधारा में होता है। इसका मतलब कि गोसाई धाम ग्लेशियर से है। गोसाई धाम ग्लेशियर सतधारा से है। विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। अपना मार्ग बदलने में कुविख्यात नदी है। बिहार का शोक नदी भी हम कोसी नदी को कहते हैं। यह कुरुसेना बिहार में गंगा से मिल जाती है। ये कुरुसेना बिहार में गंगा से मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये गोसाई धाम ग्लेशियर है जो नेपाल में है। यहीं से इस नदी का निर्माण होता है जो पंचवक परियोजना के नाम से महाश्रेणियों में ये बढ़ जाती है। अरुण कोशी और कुमार कोशी, सन कोशी, फिर ये कोशी नदी के रूप में, अर्थात ये जैसे कि सन कोशी फिर है अरुण कोशी और फिर कुमार कोशी, तीनों मिल करके ये कोशी नदी का निर्माण करती हैं जो गंगा नदी में कुरुक्षेत्र जो कुरुसेना बिहार में गंगा से मिल जाती हैं। कुरुसेना बिहार में गंगा से मिल जाती हैं। हम कोशी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ये अपना मार्ग बदलने में कुविख्यात है। इसे हम विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। कोशी नदी का उद्गम गोसाई धाम ग्लेशियर सतधारा से है। गोसाई धाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोसाई धाम ये कोशी नदी का इसका जो विस्तार है गोसाई धाम यहाँ पर है। फिर आगे चल करके ये गंगा मैदानी भाग बिहार का निर्माण कर देती है। महानंदा नदी ये भारत श्रेणी में स्थित दार्जिलिंग हिमालय से निकल करके पश्चिमी बंगाल में फरक्का बैराज के समीप गंगा से मिल जाती हैं। महानदी जो है ये भारत श्रेणी में स्थित दार्जिलिंग हिमालय से निकल करके पश्चिमी बंगाल में फरक्का बैराज के समीप गंगा से मिल जाती हैं। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम हिमालयी नदी है। गंगा के बाईं तट पर मिलने वाली अंतिम हिमालयी नदी है और बिहार व पश्चिमी बंगाल में बहती है। बिहार व पश्चिमी बंगाल में महानंदा नदी बहती है। तो महानंदा नदी ये बिहार व पश्चिमी बंगाल में बहती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है, फिर बिहार में, उसके बाद झारखंड में इसकी न्यूनतम लंबाई है, फिर पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी
5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल आता है। सबसे ज़्यादा बात किया जाए गंगा नदी का विस्तार, ये सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम लंबाई ये झारखंड में है। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिला से प्रवेश करती है, 28 राज्यों से गुजरती है, जिसका विकास बलिया जिला में है, जिसका निकास जो है ये बलिया जिला में है। प्रवेश करती है बिजनौर से और निकलती है बलिया जिला से, और ये 28 राज्यों से गुजरती है। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ, जैसे कि उसमें इसके अंतर्गत यमुना नदी आती है। गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली, जिसका उद्गम यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के पास चोटी बंदरपूछ नामक स्थान से हुआ। मतलब कि जो यमुना नदी का जो उद्गम है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदरपूछ नामक स्थान से हुआ। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहता है। यमुना नदी जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहता है। उत्तर प्रदेश में यह है 19 जिलों में बहती है। यह यूपी के 19 जिलों में बहती है। यमुना नदी जो है जाकर के बाद में गंगा में मिल जाती, जिसकी दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा, केन नदी, टोंस नदी, कर्मनासा, योन और पुनपुन नदियाँ आती हैं, जो बंगाल के खाड़ी में जा कर के गिर जाती हैं। प्रयागराज में यमुना का संगम गंगा से होता है। प्रयागराज में यमुना का जो संगम है गंगा से होता है। इस नदी के तट पर नोएडा, कालपी, बागपत, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, फिरोजाबाद, दिल्ली आदि प्रमुख शहर बसे हुए हैं। जहरवा की बात करें तो गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली एकमात्र हिमालयी नदी है। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली एकमात्र हिमालयी नदी है। गंगा की सहायक नदियाँ बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ और दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियाँ जो बाएं तट पर मिलती हैं, इसके अंतर्गत टोंस, हिडन, सेंसर, रिंद आता है। और दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी आती है। बाएं तट पर मिलने वाली नदियों के अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टोंस, हिडन, सेंसर और रिंद जो हैं ये बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना की। और दाएं तट पर मिलने वाले नदियों के अंतर्गत चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी और केन नदी आता है। ये दाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। चंबल नदी का जो उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी जो है उद्गम, इसका बात किया जाए, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अर्थात ये बुंदेलखंड के पठार से अवनालिमा अपर्दन से बीहड़ भूमि विष बन जाता है, जिससे कि ये यूपी और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती है। ये मालवा पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है। मालवा पठार की एक महत्वपूर्ण नदी में आता है। ये नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। ये इटावा में यमुना से मिलती है। चंबल नदी जो है ये इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो आप यहाँ पे नदियाँ ये यमुना नदी है जिसके बाएं तट पर और दाएं तट पर नदियों का विस्तार दिखाया गया है। बाएं तट पर टोंस, यमुना के बाएं तट पर टोंस नदी, हिडन नदी, सेंगर और रीन नदी आता है। वही दाएं तट पे बात किया जाएगा तो चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी देखा जाएगा। ये जो है दाएं तट पर स्थित नदियों का विस्तार है।
यहीं पे काली सिंध है और बनास नदियाँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। और आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका PDF चाहिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप @brightbuddhi जा करके आप टेलीग्राम पे जा करके जुड़ सकते हैं और आपको इसकी PDF वहीं पर सेंड कर दी जाएगी। वीडियो के बाद वहीं पर आपको PDF मिलेगा। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आगे के सुधार करेंगे। अगर आपको इसको रिवीजन करना है तो आपको जैसे नोट्स को बार बार पढ़ के रिवीजन करते हैं, वीडियो को आपको बार बार देख करके रिवीजन करना अति आवश्यक है, तभी आप इस नोट्स को समझ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बारीकी से यहाँ पर बताया गया है। तो हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आया हो, लेकिन जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको कुछ हद तक समझ में ज़रूर आएगा। चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।